हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास अपने चैप्टर पीरियडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और कैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। हम लोगों ने जनरल वेरिएशन भी देख लिया था कि लेफ्ट टू राइट चलने पर कैसे आपकी आयनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है, जहां पर आपने देखा था कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी को इम्पैक्ट करता है। हम लोगों ने सेकंड पीरियड का एग्जांपल लिया था और सेकंड पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप जैसे मान लो हम वापस थर्ड पीरियड का एग्जांपल लें तो लेने बात आपके पास सोडियम आ गया, फिर आपके पास मैग्नीशियम आ गया, मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आ गया, फिर आपके पास आ चुका है सिलिकॉन आ चुका है, ठीक है। और फिर आप आ जाओ ना, आपके पास फॉस्फोरस आ गया, इधर आपके पास सल्फर आ गया, फिर आपके पास क्लोरीन आ गया है और यहाँ आर्गन आ गया है। तो अगर हमें इन्हें आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है तो आपको साफ साफ दिख रहा है सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनता है 3s1, इसका बनेगा 3s2, ये बनेगा आपके पास 3s2 3p1। सिलिकॉन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा आपके पास 3s2 3p2। फॉस्फोरस क्या बनेगा 3s2 3p3। सल्फर आपके पास फिर से आ गया 3s2 3p4। क्लोरीन आ गया है 3s2 3p5 और आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है 3s2 3p6। तो अगर हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करें तो आप चीज़ों पर ध्यान दें। देखें, सोडियम से मैग्नीशियम लेफ्ट राइट चलने पर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम फिर से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन 3s से निकलेगा, यहाँ 3p से, तो क्योंकि 3s न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा। फिर आप देखो आगे बढ़ो, एल्यूमिनियम से आगे बढ़ोगे तो सिलिकॉन की ज्यादा होगी, एक एलिमेंट का डिफरेंस आ गया ना, तो अब इसकी ज्यादा होगी। फिर सिलिकॉन से फॉस्फोरस से ज्यादा। अब अगेन सल्फर की फॉस्फोरस से ज्यादा होती है, लेकिन फॉस्फोरस का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, फॉस्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सल्फर से क्या होगी, ज्यादा। सल्फर क्लोरीन में कंपेयर करो तो फिर से आपके पास क्लोरीन ज्यादा और फिर कौन होगा, आपका आर्गन ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप लेफ्ट राइट चल रहे हैं सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के अंदर, तो आप इस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन देख सकते हो। अब इसके अलावा मुझे आपको दो बड़े इंपॉर्टेंट वेरिएशन सिखाने हैं। एक है 13th ग्रुप में, 13th एंड 14th ग्रुप में, यानी पी ब्लॉक के अंदर जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो, और एक हम बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, जहां पर वेरिएशन क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखें, हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं या डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन पी ब्लॉक। ये देखें, ये आपके पास बोरोन फैमिली है जिसे हम लोग 13th ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, और ये कार्बन फैमिली है जिन्हें हम लोग 14th ग्रुप एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। वैल्यूज पे आपको ध्यान नहीं देना है, देखें और भूल जाएं, याद बात कुछ नहीं रखना है, फोकस करें वेरिएशन के ऊपर। आप ध्यान से देखें, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, एल्यूमिनियम से गैलियम, आप देखो एल्यूमिनियम से गैलियम तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर आप देखो गैलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। ऐसा क्यों, तो रीजन आप अच्छे से जानते हो। तो देखें, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ गैलियम इज slightly greater than एल्यूमिनियम ड्यू टू, मैंने आपको सिखाया था, इसे हम लोग डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एल्यूमिनियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होती है, गैलियम की क्या है, एल्यूमिनियम से ज्यादा है। अभी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये जो एल्यूमिनियम है ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और ये गैलियम जो है ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। सो ऑन मूविंग फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम there exist 10 d ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या एग्जिस्ट करते हैं, 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in what, n-1 d ऑर्बिटल। जैसे हमने लेंथेनाइड्स में देखा था, वहां इलेक्ट्रॉन n-2 f में जा रहा था, यहां इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, n-1 d ऑर्बिटल्स में जाता है। नाउ ड्यू टू पुअर शील्डिंग provided by d electrons, z effective on outer electron increases and
आयनाइजेशन एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देखो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन जो वीक होता है वो सिर्फ 13 ग्रुप पे ही काम करता है, 14 पे देखो फिर से रेगुलर डिक्रीज है, यहाँ वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि डी की जो स्क्रीनिंग पावर है ऑब्वियसली एफ से रिलेटिवली क्या है ज्यादा, लेकिन जो आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है वो आगे तक भी काम करता है। अगर आप ध्यान से देखें इंडियम से थैलियम देखो फिर से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, टिन टू लेड फिर से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है, क्योंकि ये आपका 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। ऑन मूविंग फ्रॉम 5th to 6th पीरियड, सो ऑन मूविंग फ्रॉम, अभी मैं हर बार इसको लिखूंगा ताकि बार बार चीज रिपीट होगी तो आपको दिखाई भी देगी। सो ऑन मूविंग फ्रॉम दिस 5th to 6th पीरियड, 5th to 6th पीरियड, अब यहां पर क्या एग्जिस्ट करते हैं, देयर एग्जिस्ट व्हाट, 14 lengthenoid elements in which the last electron enters, in, देखो मैं हर बार आपको पूरा पूरा लिख के दिखा रहा हूं, रीजन ताकि आप इसको समझ पाए, n-2f ऑर्बिटल्स या सबशेल, and again due to poor shielding provided by f electrons, z effective increases and ionization energy increases। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। 13 ग्रुप दैट इज बोरोन फैमिली और 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, इन दोनों में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट ज्यादा है। बोरोन फैमिली में एल्यूमिनियम और गैलियम और इंडियम और थैलियम के बीच में 2 इंपैक्ट काम करते हैं। चलिए आप इसे कॉपी करें, फिर हम चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ। चलिए तो देखिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वेरिएशन इन डी ब्लॉक। अगर आप डी ब्लॉक में वेरिएशन देखो तो देखो पहले वैल्यूज देखते हैं, जो याद रखना है वो हम अलग देख लेंगे, पहले वेरिएशन समझते हैं ना, देखते हैं आराम से। तो देखिए आपके पास तीनों सीरीज है, ये आपकी 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। ये 4th पीरियड है, ये आपका 5th पीरियड है और ये जो है ये 6th पीरियड होगा। तो अगेन जब भी आप 5th पीरियड से 6th पीरियड मूव कर रहे हो, कहां से, 5th से 6th, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जरूर काम में आता है और काम में आता है ग्रुप 3 के बाद। ये ग्रुप नंबर 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10, ये 11 और ये 12। 13 और 14 का तो हम देख ही चुके हैं थोड़ी देर पहले। अब आप यहाँ वेरिएशन देखो तो लेफ्ट राइट देखते हैं, तो लेफ्ट राइट यहाँ पर ट्रेंड कुछ रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, तो हमें उसको जनरलाइज करने की जरूरत भी नहीं है। देखो 631 से 658, 650 वापस कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो बहुत ज़्यादा बढ़ने का रीज़न क्या है कि यहाँ पर आप 3D5 4:2 कॉन्फ़िगरेशन में आ चुके होंगे, तो एकदम से आपको बहुत बड़ा जंप दिख गया यहाँ से यहाँ। फिर देखो Fe और बढ़ा, फिर देखो कोबाल्ट में कम हो गया, फिर निकल में और कम हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर एकदम से बढ़ गया, क्योंकि यहाँ आप 3D10 4:2 में पहुँच चुके हो। तो वैल्यू से याद रखनी नहीं है, नहीं, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन। पहली बात, दूसरी बात, लेफ्ट राइट यहाँ आपसे नहीं पूछेगा, मुझसे आज लिख के ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉलो करना है टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो ऑब्जर्व करते जाओ और साथ साथ लिखते जाओ। तो देखो स्कैंडियम 631, यूट्रियम 616, 5 से लगातार डिक्रीज हो रहा है। तो ग्रुप 3, इन ग्रुप 3 यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ तो मैं कुछ और लिखूंगा, इसलिए थोड़ा इधर लिख लेते हैं, है ना, कि यहाँ ऐड करता हूँ पहले। चलो, इन ग्रुप 3 आयनाइजेशन एनर्जी फॉलोज द जनरल डिक्रीजिंग ट्रेंड। अभी आप मत लिखना, आप सारा एक साथ लिखना जगह बना के। दैट इज स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा होती है, फिर यूट्रियम और लेंथेनम की सबसे कम है। लेकिन अगर आप ग्रुप 3 के बाद थोड़ा सा ऑब्जर्व करना शुरू करो, देखो 658 से 660 बढ़ा और फिर कम हो गया, बढ़ा और कम हो गया, ठीक है, इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, ठीक है। 650 64 बढ़ा और बढ़ा, बढ़ता है क्या, देखो रेगुलर ट्रेंड है ही नहीं, बढ़ा और बढ़ा,
बढ़ा और बढ़ता गया। यहाँ देखो कम हुआ और फिर बढ़ गया, दिख रहा है। अच्छा यहाँ देखो 759 से कम हुआ और फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ फिर बढ़ गया, और बढ़ के ऊपर वाले से भी आगे निकल गया है ना। ये देखो यहाँ बढ़ा और बढ़ा, यहाँ देखो कम हुआ और बढ़ गया और आगे वाले से बाहर निकल गया। इधर देखो कम हुआ और बढ़ के उससे बाहर निकल गया, दिख रहा है। तो यहाँ पर 2-3 अलग अलग तरह के ट्रेंड दिख रहे हैं। तो पहला देखते हैं हम, इसे हम स्पेसिफाई कर देते हैं बाय द नेम ऑफ कॉइनेज मेटल्स। किसके नाम से? कॉइनेज मेटल्स। तो अगर आप सबसे सब कुछ भूल जाओ, मैं यहाँ से बात करूँ, ये लेंथेनम है, इसके बीच में क्या एग्जिस्ट करते हैं? 14 लेंथेनॉइड्स करते हैं, 14 लेंथेनॉइड्स। तो 14 लेंथेनॉइड्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है? N-2 f सबशेल में। और अगर ये N-2 f सबशेल में एंटर करता है तो वहां पर इसकी स्क्रीनिंग क्या होती है? पुअर स्क्रीनिंग की वजह से बताओ क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग की वजह से यहाँ पर क्या होता है? Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। लेकिन ये सब होता है ओनली आफ्टर ग्रुप 3, क्योंकि लेंथेनॉइड्स आते ही ग्रुप 3 के बाद है। इसलिए ग्रुप 3 जो है वो जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, एज लेंथेनॉइड्स फॉल आफ्टर ग्रुप 3। तो ग्रुप 3 के बाद लेंथेनॉइड्स आते हैं और वहीं पे आपको उनका इंपैक्ट भी दिखाई देगा। बोले बात समझ में आ रही है? चलिए, तो टॉप टू बॉटम जनरल ट्रेंड फॉल होता है, जनरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। तो 3D से 4D मूव करने पर डिक्रीज होगा, 4D से 5D मूव करने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव, दैट इज ओनली आफ्टर ग्रुप 3। बट वो भी हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए आप ध्यान दे सर नाम देते हैं कॉइनेज मेटल्स। तो हम कॉइनेज मेटल्स का वेरिएशन देख लेते हैं। कॉइनेज मेटल्स, उससे जनरलाइज करेंगे सबको। तो कॉइनेज मेटल्स नाम से पता लग रहा है ये वो मेटल्स है जिनसे कॉइन्स बनते थे पुराने टाइम में, ठीक है, उन्हें हम कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। तो देखो कौन कौन है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। अगर आप इन्हें अरेंज करो तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि गोल्ड की जो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन है? देखो कॉपर है और सिल्वर है। AU, CU, AG ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। रीजन वही लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन है। कॉपर से सिल्वर जनरली साइज बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। सिल्वर से गोल्ड में Z इफेक्टिव बढ़ चुका होगा, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये जनरल ट्रेंड आपको मैक्सिमम दिख भी रहा है। देखो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गई, बस एक जगह डिक्रीज हुई है, इसके बाद तो हर जगह इंक्रीज। तो इन सब का एक ही रीजन है, क्या? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। 4D सीरीज से 5D सीरीज मूव करने पर थर्ड ग्रुप के बाद Z इफेक्टिव बढ़ जाता है और उसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ ट्रेंड क्या बन रहा है कि भाई 5D सीरीज की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर 3D की है और फिर 4D की है। तो ये ट्रेंड कौन कौन सा ग्रुप फॉलो कर रहा है? तो ध्यान से देखो, पहले डिक्रीज और फिर इंक्रीज। देखो पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज। तो ग्रुप 10 को छोड़ दो, ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 12 तक। सो दिस ट्रेंड इज फॉलोड, from group 7 to 12 except group number 10। तो ग्रुप नंबर 10 को छोड़ दो तो बाकी सबके लिए क्या होता है? ये ट्रेंड फॉलो होता है। अब आप देख सकते हो ग्रुप 5 और ग्रुप 10 इन दोनों के अंदर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और ग्रुप 4 में पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज हो, तो उनको हम नहीं फोकस करते हैं। आप जनरल ट्रेंड देखो तो दो ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहे हैं। ग्रुप 3 में नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा और लगातार क्या होगा? डिक्रीज। जबकि ग्रुप 7 to 12 एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 10 पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। तो उनके लिए 5D, 3D, 4D ये ऑर्डर फॉलो होगा। यहां पर आप देखोगे तो आपके पास ऑर्डर क्या है? 3D, 4D एंड 5D। तो ये कभी कभी आपके काम में आ सकते हैं, इसको इस फॉर्म में जरूर याद रखें। मोस्टली तो कॉइनेज मेटल्स पूछता है, लेकिन आपसे बाकी भी पूछ सकता है, इसलिए इनके ऊपर जरूर 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 फोकस करें, कॉपी करें। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल वेरिएशंस थे किसके? आयनाइजेशन एनर्जी के। फिर इसके बाद मैं आपको सिखाता हूं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। तो कॉपी करें, फिर यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो इसके बाद चलते हैं आगे और बात करते हैं एक और बड़े इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसका नाम है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज। क्या है?
सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। देखिए क्या होती है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज और कैसे हम इनसे डील करते हैं। ठीक, देखो जैसे आपके पास कोई एक एलिमेंट है ए, ठीक है, उस एलिमेंट से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इस पे ए प्लस गैस और प्लस इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि अभी आपने इस एलिमेंट से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला है तो इसे हम बोलते हैं इसकी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी IE1। दिस वन इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। किसके नाम से जानते हैं हम? इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह आप देखो फिर आपके पास होगा A प्लस गैस। A प्लस गैस से आप एक और इलेक्ट्रॉन निकालो तो आपको मिलेगा A2 प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, इसे हम बोलते हैं IE2। ये क्या कहलाएगी? इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। बस ऐसे आप एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, एक के बाद एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, तो देखो ये जो आपके पास अलग अलग एनर्जीज आपको चाहिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जीज। ये हो गई इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे? तो सबसे पहली चीज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज क्या होती है? जब आप एक के बाद एक के बाद एक सक्सेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं तो जो एनर्जीज होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जीज बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये। अब देखो जो आपने फैक्टर सीखे आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाले, ध्यान रखना वो फैक्टर्स यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है, आप हमेशा रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जीज, यहाँ पे कई लोग गलतियां करते हैं, मैं भी बताता हूँ किस तरह की। आयोनाइजेशन एनर्जीज, सॉरी वापस लिखते हैं एक और बार। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने लिखोगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। क्या लिखोगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। Successive ionization energies always increases in order that is IE1 की वैल्यू सबसे कम होगी, IE2 की वैल्यू उससे ज्यादा, IE3 की वैल्यू उससे भी ज्यादा, और इस तरह कहानी चलती रहेगी। It does not depend on any other फैक्टर। तो और किसी फैक्टर पे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज डिपेंड नहीं करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इसी ऑर्डर में बढ़ती जाती है। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, इसका सिंपल सा जो रीजन है वो है इंक्रीजिंग P/E रेशियो। देखो मैं समझाता हूं। मान लो आपका ये जो ए एलिमेंट था, लेट से इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स थे और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे। 12 प्रोटॉन्स थे और 12 इलेक्ट्रॉन्स थे ना। अब क्या हुआ, आपने जब A प्लस बनाया तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो अब इसके पास 12 प्रोटॉन्स होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 12 प्रोटॉन्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देखो यहां P/E रेशियो 1 था, यहां P/E रेशियो 1 से बड़ा हो गया, 1.09 के आसपास। यहां पर ये और बढ़ गया है, यहां पर P/E रेशियो कितना आ गया? 1.2। तो P/E रेशियो जो दिखाने का तरीका है, मेनली क्या हो रहा है, पहले 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे थे, ठीक है। अब 12 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। अगर आप यहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या होगा, 12 प्रोटॉन सिर्फ 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे। तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा ना, बढ़ता जाएगा ना। अब ऐसे समझो, एक भिखारी है, वो अपना कटोरा लेके बैठा है, उसमें बहुत सारे सिक्के हैं। अब आप गए, अंधा भिखारी था बेचारा, आप गए उसके पास से, आप झुके उसके डब्बे की तरफ और आपने पैसे देने की जगह पैसे ले लिए। हाँ बेटे, बहुत हैवी ड्राइवर हो तुम तो, हैं पैसे देने के ले लिए, बहुत बड़े वाले हो। तो आपको क्या लगा कि वो आदमी अंधा है? नहीं, वो आपसे बड़े वाला था, वो नाटक कर रहा था। जैसे आपने उसका पैसे उठाया, अब क्या वो एकदम से तो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर सकता, तो उसको लगा कि आपने उसके पैसे उठा लिए, तो बताओ क्या करेगा? हाँ, नहीं आपको गाली लेने देगा, भिखारी बेचारा, उसको पता है कि आप उसको मारपीट दोगे। तो जैसे आपने सिक्का उठाया, अब वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा अपने कटोरे का, और जैसे आप अगली बार झुकोगे वो अपने कटोरे को ढक लेगा। फिर भी मान लो आप नजर बचा के एक और सिक्का चुरा लिया, उसमें से एक और सिक्का निकाल लिया,
तो भिखारी क्या करेगा, अपने कटोरे को और तेजी से और टाइट पकड़ लेगा। आपने एक और सिक्का उठा लिया, अगली बार तो यार कटोरे को नीचे घुसा के उसके ऊपर बैठ जाएगा, कटोरे के ऊपर, अब निकाल के दिखा, है ना। क्यों? जैसे आप उसका सिक्का निकालते जा रहे हो उसके पैसे कम होते जा रहे भाई, तो बचे हुए पैसों के ऊपर वो और स्ट्रांग होल्ड लगाएगा। तो जैसे आपने एक सिक्का उठाया, बचे हुए सिक्कों पे उसने और अट्रैक्शन लगा दिया, एक और सिक्का निकाला और अट्रैक्शन, एक और निकाल दिया, उसके बाद तो बैठ ही गया उसके ऊपर कि अब नहीं निकालने दूंगा। तो सेम चीज यहां पर है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, वैसे वैसे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर प्रोटॉन्स का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तो उतना ही है। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और इस बढ़े हुए अट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होती है, सक्सेशन में इंक्रीज होती है। तो मैं लिख भी दे देता हूं कि एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड इन सक्सेशन द प्रोटॉन्स apply stronger attractions on the remaining electrons and more energy is required to remove electrons। ठीक है, तो बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है। याद आपको एक चीज रखनी है कि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि IE2 IE3 से बड़ी हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमेशा IE3 IE2 से, और IE2 किससे बड़ा होगा, IE1 से बड़ा होगा। ठीक है, चलो अब ये हमने लिख लिया है, फटाफट लिख लो, डन। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो मैं आपसे बात करता हूं नाइट्रोजन। ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, रटने की जरूरत नहीं है, खुद देखो, जैसे मैं कंपेयर कर रहा हूं वैसे ही आपको कंपेयर करनी है। क्वेश्चंस कभी भी आए, रटने से काम चल नहीं सकता, इतने ऑर्डर्स आप याद रख नहीं सकते। कुछ एक आपको यूज करते करते याद हो जाएंगे प्रैक्टिस से, और कुछ एक आपको लॉजिक से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखें N और O। नाइट्रोजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, ठीक है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 2s2 2p4। तो देखो अब मैं नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो ये बना लेगा N+, और मैं ऑक्सीजन से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो वो बना लेगा O+। तो ये कहलाएगी IE1 ऑफ नाइट्रोजन, और ये कहलाएगा IE1 ऑफ ऑक्सीजन। चलो पहले तो हम कंपेयर करते हैं IE1 ऑफ नाइट्रोजन को IE1 ऑफ ऑक्सीजन के साथ, करें कंपेयर। तो आपको साफ साफ दिख रहा है, नाइट्रोजन का हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीजन का पार्शियली फील्ड है, तो सीधी सी बात है कि IE1 ऑफ नाइट्रोजन जो है वो IE1 ऑफ ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। अभी हम इन दोनों एलिमेंट का IE1 IE2 कंपेयर कर रहे हैं, तो साफ साफ दिख रहा है IE1 ऑफ नाइट्रोजन IE1 ऑफ ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। यहाँ लिख सकते हो एज इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम हाफ filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद नाइट्रोजन N+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, देखो 2s2 2p2, और ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा 2s2 2p3। चलिए अब हम इनसे एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो जैसे मैं इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा ये बना लेगा N2+, तो ये कहलाएगा IE2 ऑफ नाइट्रोजन, और ये कहलाएगा IE2 ऑफ ऑक्सीजन। और अब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो हाँ देखो यहां इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से रिमूव हो रहा है, अब क्या होगा, जो IE2 ऑफ ऑक्सीजन है वो क्या होगा, नाइट्रोजन के IE2 से ज्यादा होगा। तो आप मुझसे बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि सक्सेस एनर्जी तो बढ़ती है, हाँ भाई बढ़ती है, वो सेम एलिमेंट के लिए होता है। कहने का मतलब अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो मुझे कुछ नहीं सोचना, क्या हाफ फील्ड क्या फुल फील्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। IE1 ऑफ नाइट्रोजन जो है वो IE2 ऑफ नाइट्रोजन से हमेशा कम ही होगा। जैसे आप बोलो कि सर देखो IE1 में तो हाफ फील्ड से निकला है और IE2 में पार्शियली फील्ड से निकल रहा है, तो IE1 बड़ा होना चाहिए। नहीं, ये तो समझा रहा हूं।
सेम एलिमेंट के लिए जब आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करते हो, सेम एलिमेंट के लिए जब आप सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करते हो तो कोई फैक्टर काम नहीं करेगा, IE2 हमेशा IE1 से ज्यादा होगा। सिमिलरली आप ऑक्सीजन के लिए लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं सोचना मुझे, IE2 ऑफ ऑक्सीजन जो है वो IE1 ऑफ ऑक्सीजन से ज्यादा ही होगा। लेकिन हाँ, जब हम दो अलग अलग एलिमेंट्स के IE2 को कंपेयर कर रहे हैं या दो अलग अलग एलिमेंट्स के IE1 को कंपेयर कर रहे हैं तो हम फैक्टर्स लगा सकते हैं। यहां हाफ फील्ड से निकल रहा है इसलिए IE2 ऑफ ऑक्सीजन IE2 ऑफ नाइट्रोजन से ज्यादा होगा। और एक और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के लोग आएंगे, सर IE1 ऑफ नाइट्रोजन और IE2 ऑफ ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो फिर यही ज्यादा होगा, क्योंकि IE2 है, यहाँ P/E रेशियो से बात करोगे। बट ऐसे कभी भी क्या कंपेरिजन सेम ग्राउंड पे होता है, अलग अलग ग्राउंड पे नहीं होता। आप नाइट्रोजन के IE1 को ऑक्सीजन के IE2 से कंपेयर कर रहे हो, नहीं मतलब ही नहीं कंपेयर करने का, फिर भी करोगे तो IE2 ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अब मेरी बात समझें, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज का मतलब क्या है। जब आप एक के बाद एक एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू करते हो, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज हमेशा क्या होती है, ऑर्डर में इंक्रीज होती है। मतलब IE3 की वैल्यू IE2 से, IE2 के लिए IE1 से, और वो वैल्यूज बढ़ती ही जाएगी। समझ रहे हो, कोई फैक्टर यहां पर काम नहीं करता है। समझ गए ना मेरी बात को। चलो अब देखो, इनके ऊपर करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिनसे हम आइडिया लगाएं किस तरह क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ N एंड O आर रेस्पेक्टिवली गिवन बाय। अभी बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अब बोलो सर हमें तो वैल्यूज पता ही नहीं, तो जरूरत कहाँ है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन बताओ किसके लिए ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की तो पहली वैल्यू बड़ी और दूसरी छोटी, है कोई ऐसा ऑप्शन, ये रहा, पहली बड़ी दूसरी छोटी। देखो छोटी बड़ी सेम 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 सेम, तो एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर है। स्टैंडर्ड कैटेगरी, सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखो आंसर ए दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ Na, Mg, Al एंड Si आर इन द ऑर्डर। चलो ये वाला आप ट्राई करो, आंसर निकालो। हो गया है ना, आसान सा क्वेश्चन था। देखो ये रहा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्या कह रहा था, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अभी हम लोगों ने कंपेयर की थी भाई, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो देखें ये 3s1, ये 3s2, ये 3s2 3p1 और ये 3s2 3p2। मैं कोई ऑर्डर याद नहीं रखता ना, आपको करने का आ रहा है, लॉजिक लगाओ, कंपेयर करो, आगे बढ़ो। तो देखो Mg की इन दोनों से ज्यादा होगी, सिलिकॉन की इन सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे आगे सिलिकॉन, फिर आएगा मैग्नीशियम, NaL में Al ज्यादा होगा और लास्ट में होगा Na। अच्छा इसी फॉर्म में दिया तो देखो ये आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, which represents alkali metals, that is first group metals based on IE1 and IE2 values। आप खुद देखो, आप अपना दिमाग लगाओ, अपने आप से दिमाग लगाओ कि भाई आपके पास क्या है, कोई एल्कली मेटल, जैसे मान लो सोडियम ही है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। अब जब सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद इसका कॉन्फिगरेशन आ जाएगा नोबल गैस कॉन्फिगरेशन IE2। अब देखो ये तो पक्का है कि IE2 IE1 से बड़ा होगा, लेकिन क्योंकि अगला इलेक्ट्रॉन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, नॉर्मल से निकलता तो IE2 IE1 से बड़ा होता, पर वैल्यू में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। अब क्या हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन तो नॉर्मल 3s से निकल गया, अगला इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से निकल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, गैप बहुत बड़ा होगा। तो आप देखो IE2 और IE1 में लार्जेस्ट गैप कौन सा, मतलब आपको डिफरेंस दिख रहा हो। देखो यहाँ गैप 500 का है, ठीक है, यहां पर गैप है आपके पास 1400 का, यहां देखो ये, और बाप रे 550 से 7500, मतलब ये गैप है करीबन आपके पास 6950 का, हॉल बिलाकुत, ठीक है। तो यही देखो सबसे बड़ा गैप है, यही मेरा आंसर होगा, करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाकी तो देखो 700 का गैप है, तो 500 700 कंपेरेबल है 1400, तीनों सेम है, पर ये बहुत बड़ा गैप है, तो बस यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। कर सकते हैं। चलिए देखें अगला क्वेश्चन, ये देखो AEEE 2003 का क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन रिस्पेक्टिवली आर, which one of these may be expected to have the higher second ionization enthalpy। देखो क्रोमियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन क्या हो गया, इसका हो गया 3d54s1, मैंगनीज 3d54s2। तो अगर मुझसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी पूछता तो वो तो इसकी सबसे ज्यादा होती। Fe के केस में हो गया 3d64s2,
और वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये होता है 3d3,4s2। अब आप ध्यान से देखो, इन सबसे पहला इलेक्ट्रॉन हटा दें तो देखो पहला इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद ये बन जाएगा Cr+, कॉन्फ़िगरेशन 3d5, कोई ऑर्डर याद नहीं रखना, कुछ नहीं। Mn से इलेक्ट्रॉन निकालो तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 3d5,4s1। फिर देखो Fe से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, क्या बन जाएगा 3d6,4s1, क्योंकि आपको पता है पहला इलेक्ट्रॉन तो 4s से निकलेगा। और वेनेडियम का निकालो तो वो बन जाएगा 3d3,4s1। अब आप देखो इन तीनों में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 4th शेल से, और यहां इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d से। 3d तो अंदर होगा, अंदर है मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, 4s बाहर है मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, जबकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा। इसलिए यही आपका आंसर होगा। क्रोमियम के लिए जो सेकेंड आयन एनर्जी है वो यहां पर क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कर सकते हो ना, आसान है ना, और क्या आसानी तो है। चलिए आगे देखें, ये देखो एक और 2006 का क्वेश्चन, बोरोन, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन, इनमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट बताना है, लोवेस्ट फर्स्ट एनर्जी। ठीक है भाई, करते हैं कंपेयर। एक है आपके पास बोरोन, दूसरा कौन है, फास्फोरस। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, इधर आता है आपके पास सिलिकॉन, फिर आता है फास्फोरस। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और फ्लोरीन। चलिए, तो मेरे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ध्यान से आप देखें, इनको कंपेयर करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें, लेफ्ट राइट चलने पर आयन एनर्जी क्या होती है, लेफ्ट राइट चलने पर आयन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो देखो ये दोनों सेकंड पीरियड के हैं और ये थर्ड पीरियड के हैं। थर्ड पीरियड में लेफ्ट राइट बढ़नी चाहिए, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है हाफ फिल्ड, 3s2 3p3, और सल्फर का क्या हो गया 3s2 3p4। तो इन दोनों में फॉस्फोरस, सल्फर में सल्फर ज्यादा होगा, इन दोनों में फ्लोरीन ज्यादा होगा। अच्छा, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5 और ये होता है 3s2। तो इन दोनों में कंपेयर करो तो भी क्या होगा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा। देखो सबसे पहली बात तो फ्लोरीन की आयन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, एक साइज छोटा है, Z इफेक्टिव ज्यादा है। अब बोरोन और सल्फर में आके पिक्चर फंसेगी, क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट राइट चलने पर आयन एनर्जी कम बढ़ती है, टॉप टू जाने पर कम होती है, तो डायगोनली जा रहा है, लेकिन डायगोनली में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। तो सल्फर के केस में जो आयन एनर्जी होगी वो बोरोन से क्या होगी, ज्यादा। तो सल्फर बोरोन में देखूं तो भाई सल्फर की ज्यादा होगी। हाँ, अगर आप बोरोन एल्यूमिनियम देखते, बोरोन सिलिकॉन देखते, तो देखो बोरोन सिलिकॉन तो डायगोनल आ जाएंगे, इसमें भी सिलिकॉन का Z इफेक्टिव ज्यादा होगा, इसलिए सिलिकॉन की ज्यादा होगी। तो जब सिलिकॉन की बोरोन से ज्यादा आने वाली है तो सल्फर की तो और भी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो बोरोन सल्फर में सल्फर ज्यादा होगा, और फॉस्फोरस बोरोन में अगर आप देखो तो भी फॉस्फोरस ज्यादा होगा। इसका मतलब बोरोन की वैल्यू सबसे कम आने वाली है, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा फॉस्फोरस। BsPf कहीं दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो देखें ऑप्शन नंबर डी ही आपका इसका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। बताओ कहाँ ऑर्डर याद रखना, याद ही नहीं रख सकते, उसने रैंडम कुछ भी बना के दिया है, तो आपको भी उसी हिसाब से कंपेयर करना है। आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ बोरोन से फॉस्फोरस, तो देखो एक एलिमेंट पे देखें तो इधर से इधर बढ़ेगी, इधर से इधर कम होगी, तो यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। अब अगर यहाँ ऑलमोस्ट सिमिलर भी मान लूँ तो भाई फॉस्फोरस की सिलिकॉन से ज़्यादा है और सल्फर की सिलिकॉन से ज़्यादा है, और इन दोनों को सेम भी मान लूँ तो भी फॉस्फोरस सल्फर की बोरोन से ज़्यादा आने वाली है। यहीं पे आप कंफ्यूज हो सकते थे, कुछ लोग इसका आंसर शायद इसमें से कुछ कर लेते, ठीक है, बट वो आपको ध्यान देना है, कर सकते हो ना। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखें, सॉरी, ये एक और क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, कैल्शियम, बैरियम, सल्फर, सेलेनियम, आर्गन। तो देखो मेरे को लग रहा है तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, यहाँ आ गए सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, सॉरी बेरिलियम सेकेंड, मैग्नीशियम आ गया थर्ड। ठीक है, तो थर्ड पीरियड मैग्नीशियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम आएगा, टीपो ये बनता है, ठीक है, और आर्गन आएगा, सल्फर के बाद आएगा क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आएगा आर्गन। ठीक है, चलिए आगे सारे एलिमेंट, अब इनको अरेंज करते हैं। तो आप अरेंज करो तो दिख रहा है, ऑप्शन से भी दिख रहा है, वैसे आपको पता है आर्गन तो नोबल गैस है, तो इसका आयनाइजेशन तो सबसे ज़्यादा आने ही वाला है, सबसे ज़्यादा आने वाला है इसका। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, तो कौन कौन है सेम उसमें पीरियड में, देखो सल्फर है एक, तो सल्फर ये रहा,
और मैग्नीशियम नहीं है, बेरिलियम भी नहीं है, कैल्शियम है और बैरियम है। तो आपको दिख रहा है कैल्शियम टू बेरियम तो आयन एनर्जी डिक्रीज होगी, दैट मीन्स बैरियम की आयन एनर्जी क्या आनी चाहिए, सबसे कम आनी चाहिए। लेफ्ट राइट चलने पर तो आयन एनर्जी बढ़ती है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सल्फर सेलेनियम में भी डाउन द जाने पर कम होगी तो सेलेनियम के ज़्यादा होगी। इन दोनों में सेम पीरियड के हैं, लेफ्ट राइट चलने पर सेलेनियम की आयन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो बैरियम की आयन एनर्जी सबसे कम होगी, फिर होगा कैल्शियम, कैल्शियम से ज़्यादा किसकी है सेलेनियम, सेलेनियम से ज़्यादा किसकी है सल्फर, और सल्फर से ज़्यादा किसकी है आर्गन। बाका से सर ये रहा, क्या दिया भाई आंसर, हाँ बी ही दिया। तो अगेन आप देखो रैंडम उसने उठाए और आप आराम से क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो। समझ गए मेरी बात को। तो ये आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड क्या है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे और पूछे जाते रहेंगे। ध्यान दें, बहुत सिंपल सा टर्म है, बहुत ही सिंपल सा टर्म। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, एक न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी कुछ एक्सटेंसिव एप्लीकेशंस मैं आपको सिखा रहा हूँ, कभी कभी वो आपके काम में आते रहेंगे। तो एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर चलते हैं आगे। चलिए तो बढ़ते हैं, देखें आगे और बात करते हैं अबाउट सम एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। छोटे छोटे एप्लीकेशंस हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। देखिए जो सबसे पहला पॉइंट डालें, एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन आयनाइजेशन एनर्जी का वो है मेटालिक कैरेक्टर। तो आप देखें सिंपली मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। भाई आयनाइजेशन एनर्जी क्या बताती है आपको, आयनाइजेशन एनर्जी बताती है एक एलिमेंट की, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को लूज करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है इट गिव्स द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक, आयनाइजेशन जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा। तो आप देखें सिंपल जो आपके पास मेटालिक कैरेक्टर होता है, मेटालिक कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, कम, और जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, उतना ही ज्यादा। इसीलिए एल्कली मेटल्स जो होती हैं उनका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, ज्यादा। वो क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होती है क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है। तो सिंपल सा एक छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका एप्लीकेशन है वो ये सेकंड वाला। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, देखा इसको, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इसको आप थोड़ा ध्यान से समझो, ये कोई थ्योरी नहीं है, नॉर्मल सा लॉजिक और एप्लीकेशन है जो आपको सीखना है, बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लो आपके पास एक एलिमेंट है ए, ठीक है, इस एलिमेंट से आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो IE1 के बराबर एनर्जी आप सप्लाई करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलते इस पे +1 चार्ज आ जाएगा, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +1 है। ऐसे ही आप इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो IE2, अब जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आ जाएगा +2। ऐसे आप एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दो IE3 और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपको एक एलिमेंट के लिए IE1, IE2, IE3 की वैल्यूज दी जाएं, आप ये पता कर सकते हो कि उसकी कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। तो इसमें कंडीशन बनती है, मैं कंडीशन नहीं लिखवा रहा हूँ, मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। लेट्स से मान लो कि यहाँ पर मैंने आपको IE1 की वैल्यू दी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, IE2 की जो वैल्यू है वो लेट्स से 27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और IE3 की जो वैल्यू है वो लेट्स से 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 130, ठीक है, 130 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस एलिमेंट ए की कौन सी स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो यहाँ कुछ भी याद नहीं रखना है, इसका एक फॉर्म बनाए थे लोग, इतना माइनस इतना हो, इतना हो, कुछ नहीं करना, आप समझो, ध्यान समझना। देखो ए से A+ जाने के लिए आपको 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। अब एनर्जी कम है या ज्यादा वो आपको आगे वाले वैल्यू से पता लगेगा। तो देखो IE2 की वैल्यू 27 है, तो 15 से 27 के बीच का गैप कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
देखो 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसको अगले गैप से कंपेयर करो, अगला गैप देखो 27 से 133, 103 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यहां पर क्या है, गैप है ना। तो अब देखो ये गैप बड़ा है या ये वाला ना, इस गैप को क्रॉस करना आसान नहीं है। तो ये क्या है, लार्ज गैप है, लार्ज गैप, सो नॉट इजी टू क्रॉस। इस गैप को क्रॉस करना अब आसान नहीं है। बताओ, गैप को क्रॉस करना आसान नहीं तो अब यहीं पे आके रुक जाओगे। दैट मीन्स आप पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर दोगे 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देकर, दूसरा इलेक्ट्रॉन 27 देकर भी, तीसरे के लिए आपको 130 बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो आप यहां पर आकर रुक जाओगे। तो उस केस में क्या होगा बताओ, इसकी A2 प्लस जो है, हेंस A2 प्लस विल बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाएगा। जैसे आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस मिल सकते हैं जहां आपको I1, I2, I3 की वैल्यूज देगा, आप रिलेटिव गैप कंपेयर करें, जहां पर गैप ज्यादा है उसको क्रॉस करना मुश्किल होगा और वहीं पर आकर रुक जाएगा। जहां गैप छोटा है आसानी से क्रॉस कर जाएगा, तो आराम से उसको जंप कर सकता है। ठीक है, तो आप चाहो तो मैं इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखवा सकता हूं। कैसे, कुछ ऐसे कि इफ IEN माइनस IEN माइनस 1, मतलब दो सक्सेसिव एनर्जीज का गैप, जैसे I2 माइनस I1, I3 माइनस I2, ठीक है, इज स्मॉल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी स्टेबल। और अगर ये गैप बहुत लार्ज हो, इफ IEN माइनस IEN माइनस 1 इज लार्ज, ये ऐसा बोल दो IEN की वैल्यू IEN माइनस 1 से बहुत बड़ी हो, तभी तो उनके बीच का गैप लार्ज होगा। देन उसके लिए क्या होगी, लोअर, मतलब अगर छोटा होता गैप तो +3 ज्यादा स्टेबल होती, आराम से चला जाता। गैप बड़ा है तो गैप को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, +2 स्टेट विल बी मोर स्टेबल। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से हम रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को भी क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दो छोटे छोटे एप्लीकेशन है। और तीसरा एप्लीकेशन वो है जो मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैंने आपसे कहा भी था मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा, तो एक बार आप ये दोनों कॉपी कर लो। हो गया? चलिए अब चलते हैं देखिए अपने अगले एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। इसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, देखो पहली बात ये कहां काम करता है मैं आपको सिखा चुका हूं, 13th to 15th ग्रुप इन P ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आपका इफेक्ट काम करता है। इफेक्ट के काम करने का फंडा क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, तो और एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो ये 13th ग्रुप है, ये 14th ग्रुप है, और यहां आपका 15th ग्रुप है। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। तो देखो इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, NS2NP1, NS2NP2 और NS2NP3। तो आप देखो वैलेंस शेल में यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तब तो +3 स्टेट शो करेगा, और सिर्फ NP वाला लूज करे तो +1। इसी तरह ये +4 और +2, ये +5 और +3। तो ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि लोअर एलिमेंट है, ये आपका 5th पीरियड है और ये 6th पीरियड है। तो जब 5th से 6th पीरियड मूव करते हो तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स, बताओ क्या होता है, Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है। ठीक है, और Z इफेक्टिव इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है,
due to which the attraction of nucleus on ns electrons increases and they cannot participate in bonding। तो मैंने आपको सिखाया था न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन्स होंगे ns, और np इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होंगे। तो जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। उस बढ़े हुए अट्रैक्शन फोर्स से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स अब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर इस ग्रुप के मेंबर्स पहले अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को काम में ले पा रहे थे, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन काम में नहीं ले पाएंगे। तो नाम देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि ns ऑर्बिटल में प्रेजेंट था वो बॉन्डिंग के टुवर्ड्स क्या हो गया है, इनर्ट हो गया है। इसी चीज को हम किसके नाम से जानते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। पहली बात। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो भाई इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस सिंपल सा ये है कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट the oxidation state of element decreases by 2 units। देखें जहां पर इस ग्रुप के मेंबर ऊपर वाले +3 +3 +3 +3 +3 शो कर सकते थे, नीचे वाला +1, ये +4 +4 +4 +4 +2, ये देखें +5 +5 +5 +5 और +3। तो जो लोअर एलिमेंट है वो 2 यूनिट से कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और सिंपल सी बात है, द टेंडेंसी टू शो इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वो तो आपको दिख ही रहा है क्योंकि लेंथेनर्स आएंगे नीचे। सो स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस है। तो जो अल्टीमेट रिजल्ट आपको ध्यान रखना ऊपर वाले एलिमेंट्स के लिए ऊपर वाली स्टेट देखो, हर ग्रुप की एक हायर स्टेट है ऊपर वाली और एक लोअर स्टेट है। जैसे यहाँ +4 +2 है, यहाँ +5 +3 है। तो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मतलब मैं आपको व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इतना सा ध्यान रखना कि ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ऊपर वाली स्टेट स्टेबल है, एंड नीचे वाले एलिमेंट के लिए कौन सी स्टेट स्टेबल होगी, नीचे वाली स्टेट स्टेबल होगी। मतलब ये आपने सीख लिया, अब काम हो जाएगा। ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ऊपर वाली स्टेट स्टेबल होगी और नीचे वाले एलिमेंट के लिए क्या होगी, नीचे वाली स्टेट स्टेबल होगी। आप इन स्टेट्स की क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूं। देखो कॉपी कर लो एक बार इसे फटाफट से, पॉज करके कर लो। हो गया, चलिए ध्यान से देखें। अगर आप मैं आपसे स्टेट्स की स्टेबिलिटी देखूं तो देखो ऑर्डर देखो, यहां पर B3+ सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपके पास कौन होगा Al3+, फिर Ga3+, फिर In3+ और फिर Tl3+। वहीं पर अगर आप +1 स्टेट कंपेयर करो, +1 स्टेट, तो Tl+1 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर आपके पास In+1 होगा, फिर आपके पास Ga+1 होगा। ऐसे अगर आप 14 ग्रुप में चले जाओ, अगर आप +2 स्टेट को देखो तो देखो Pb+2 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर Sn+2 स्टेबल होगा, फिर Ge+2 स्टेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टेट्स की क्या कर सकते हो, स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हो। ऊपर वाले एलिमेंट के लिए ऊपर वाली स्टेट और नीचे वाले एलिमेंट के लिए क्या होगी, नीचे वाली स्टेट स्टेबल होगी। अगर आप +4 स्टेट कंपेयर करो तो Si की +4 स्टेट सबसे ज्यादा स्टेबल होगी,
फिर G की +4 होगी, फिर Sn की +4 होगी और फिर Pb की +4 होगी। ऐसे अगर आप +5 स्टेट कंपेयर करो तो फॉस्फोरस की +5 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, फिर आपके पास आर्सेनिक की +5, फिर आएगी एंटीमनी की +5 और सबसे कम किसकी होगी, Bi की +5, क्योंकि इसकी लोअर ऑक्सीजन स्टेट कौन सी होती है, +3। अगर आप +3 कंपेयर करोगे तो वो Bi की क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको समझनी है वो ये कि ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाली जो एलिमेंट ग्रुप में ऊपर लाई कर रहा है उसके लिए ऊपर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी, और जो नीचे लाई कर रहा है उसके लिए नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल। तो एक तो आप ये कंपेयर करना आपको आना चाहिए। दूसरा, इस पे एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते, मैं आपको क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं। क्वेश्चन इज कि विच इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, Pb+2 और Sn+2। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ कौन ज्यादा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको रटना नहीं होता है, इसमें रटने की बिल्कुल कोशिश मत करना, आप कर ही नहीं पाओगे। समझो मेरी बात को, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो बेसिक्स में, फंडामेंटल में मैं आपको ये चीज सिखा चुका हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो इटसेल्फ क्या होता है, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। चलिए, अब ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। तो लेड 14 ग्रुप का है, आपने देखा है, +2 +4 दो ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आओ हम कन्वर्ट करते हैं। देखें आप यहाँ से, अगर Pb को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करना है तो Pb खुद ऑक्सीडाइज होगा, किस में कन्वर्ट होगा, Pb+4 में, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं Sn की, तो Sn ये करो तो चलो आपको शायद दिखाई ना दे। तो Sn जो है, Sn+2 में है, ये किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, Sn+4 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी लूज कर देगा। अब आप देखो Pb+4 और +2 में से ज्यादा स्टेबल कौन है। तो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि Pb की तो ये ज्यादा स्टेबल स्टेट है, दिस वन इज मोर स्टेबल एंड दिस वन इज लेस स्टेबल। वहीं अगर हम टिन के लिए बात करें, टिन के लिए ये कम स्टेबल है +2, क्योंकि तो ऊपर वाला एलिमेंट है। ऊपर वाले के लिए तो ऊपर वाली स्टेट ज्यादा स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है। तो अब आप मुझे बताओ एक एलिमेंट अपनी लेस स्टेबल से मोर स्टेबल स्टेट जाना चाहेगा, तो बताओ Pb+4 में जाना चाहेगा या Sn? हाँ, है ना भाई, Pb+4 में क्या तो कम स्टेबल हो जाएगा, तो Pb+4 में जाना चाहेगा। तो हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, सो Sn+2 will have higher tendency to get oxidized to Sn+4, सही है, and therefore Sn+2 will be a better oxidizing agent। तो बस ये आपके एप्लीकेशन से आयनाइजेशन एनर्जी के, इनके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें। इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, उससे आपको बहुत अच्छे से डील करना आना चाहिए। इसी तरह देखें, एक और क्वेश्चन ऐसा बना सकता हूं आपके सामने, विच इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Pb+4 और Sn+4। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे ट्राई कर लें, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका पीरियोडिक टेबल की सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का नाम था आयनाइजेशन एनर्जी। हमने दो प्रॉपर्टीज कंपेयर कर ली, एक एटॉमिक रेडियस, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपको शीट मिल चुकी है, शीट में टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं, तो आप क्वेश्चन 1 से लेकर आयनाइजेशन एनर्जी तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको ट्राई कर लें। यही आपके लिए अब क्या है, होमवर्क है। एक्सरसाइज 1 शीट आपको मिल गई, उसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी तक के सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे विद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसके साथ स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये दो टर्म होते हैं जो आपको सीखने हैं, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।